बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र अब अपने उस मकाम पर आ पहुंचा है जहां पर अब महज 14 घंटे ही बाकी है जब इस देश को वो परिणाम मिल जाएंगे जिसका इंतजार बीते 2 महीने से देश कर रहा है। 2 महीने से लगातार ताबड़तोड़ चुनावी दौर से गुजरा ये देश चुनावी तपिश और गर्मी की तपिश के बीच सामंजस्य बैठाते हुए इस देश के लोकतंत्र ने एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भारत ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरीके से देश ने उत्सव में भाग लिया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है, एक उदाहरण बन गया है। इन सब के बीच अब सिर्फ 14 घंटे का समय रह गया है। मंगलवार का दिन किसके लिए मंगलकारी, किसके लिए अमंगलकारी, इस पर चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं, सुदर्शन प्रबोधन का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। देश में जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं सब यही संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। वहीं इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना से जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देश के नाम एक लेख लिखा और उसमें आने वाले 2047 को लेकर अपने विजन को प्रतिबद्ध किया, लेखनीबद्ध किया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री पूरे टॉप गियर में भी नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नतीजों से पहले बैठक और नतीजों से पहले ये लेख कई कहानी कह रहा है, लेकिन इस कहानी का उपसंहार नतीजों में आकर तब्दील होता है, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए हम कल तक का इंतजार करते हैं। लेकिन उससे पहले विपक्षियों को देखिए, वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से ये माइंड गेम हो रहा है। भले ही तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हो कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस बार सरकार बदल रही है। विपक्षी 295 सीट्स के साथ सरकार बनाने वाले हैं। सरकार किसकी बनेगी इसके लिए चलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब 14 घंटे का ही इंतजार करने का अब इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि तमाम तरीके की राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं और इन परिदृश्यों में चर्चा शुरू हो गई है 2047 के उस विजन की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने एक लेख के माध्यम से रख रहे हैं। उस लेख में उन्होंने वो कौन सी ऐसी खास बातें कही है जो विपक्षियों के दिल को चुभ रही है और आने वाले नवीन भारत की नई कहानी लिख रही है। आइए जरा जल्दी से उस लेख के कुछ अंश आपके सामने रखते हैं। का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बना है। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व है। प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक जैसे अभिनव प्रयोग की आज विश्व में चर्चा हो रही है। गरीब के सशक्तिकरण से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देने के हमारे प्रयासों ने विश्व को प्रेरित किया है। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के इस डेमोक्रेटाइजेशन को एक शोध दृष्टि से देख रहा है और बड़ी वैश्विक संस्थाएं कई देशों को हमारे मॉडल से सीखने की सलाह दे रही हैं। आज भारत की प्रगति और भारत का उत्थान केवल भारत के लिए बड़ा अवसर नहीं है, ये पूरे विश्व में हमारे सभी सहयात्री देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की इस भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। 21वीं सदी की दुनिया आज भारत की ओर बहुत आशाओं से देख रही है और वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बदलाव भी करने होंगे। हमें रिफॉर्म को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। भारत रिफॉर्म को केवल आर्थिक बदलावों तक सीमित नहीं रख सकता है। हमें जीवन में हर क्षेत्र में रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे रिफॉर्म 2024 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप भी होने चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे। उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही स्वर्णिम अवसर है। हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। हमारे ये प्रयास आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव बनकर अमर रहेंगे। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य अब दूर नहीं। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। तो भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और भारत के विकास को लेकर 2047 का ये विजन प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने मन की बात देश से साझा कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका आत्मविश्वास झलक रहा है कि इस बार फिर से मोदी सरकार ही देश में आने वाली है। इन सब के बीच क्योंकि विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये माइंड गेम है, माइंड गेम खेला जा रहा है, वो चाहे बैठकों का दौर हो रहा हो, 2047 के लिए लेख लिखे जा रहे हो, ये सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर मंगलवार को बदलने वाली है। अब तस्वीर बदलती है या तस्वीर एग्जिट पोल के अनुरूप रहती है, इसके लिए मैं फिर कहूंगी कि हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले क्योंकि बयानों के तीर खूब चल रहे हैं, दोनों तरफ से दावे खूब हो रहे हैं, एक दूसरे पे धावे खूब बोले जा रहे हैं, तो आइए जरा जल्दी से आज के बयान तीरों को देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखिए 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली है, बिल्कुल नकली है, बिल्कुल झूठे हैं। तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं और अगर रोकते हैं, अगर रोक पाए तो हम लोग इस तरह से 2.5 महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते, तो वो सपने एकदम चकनाचूर हो गए। अभी तो आप इंतजार कीजिए 4 जून का, पूरा देश चिट्ठी लिख करके देगा। 140 करोड़ चिट्ठी संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर गलती से इन्होंने इस योजना को निरस्त नहीं किया, क्योंकि ये योजना क्रूर मजाक है युवाओं के साथ, देश की सेना की अहमियत और उसके मान के साथ। कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है, पर रिजल्ट के बाद देश की राजनीति में परिवारवाद, अहंकार, कुंठित मानसिकता से, भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल। कैमरा का ध्यान मोदी जी की तरफ था, दुनिया का ध्यान नहीं है। दुनिया का ध्यान हमारे तरफ इसलिए है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या मोदी जी लोकतंत्र को बचने देगा? उसका ऊपर दुनिया का ध्यान। अब 4 तारीख तक इंतजार आप भी करो, उनको भी करने दीजिए। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश में एनडीए 400 पार करेगा, प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। पारिवारिक पार्टियों के शहजादे हैं, उनको जब मतगणना से जवाब जनता के मन से मिलता है तो वो मनगढ़ंत बहाने बनाकर अपनी हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले लोगों की भी अब जून 4 को सारी पोल खुलने वाली है। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल को दोष देने से बदले उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनके नेतृत्व में एक नहीं 5-5 बार वो चुनाव हारे। जहां सीटें ही 25 हैं राजस्थान में, वहां एनडीए को 33 दे रहे हैं। बताइए इस एग्जिट पोल को कोई गंभीरता से ले सकता है? तो एक मनोरंजन है, हम तो मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शायद जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट पर प्रभाव डालने का कोई एक
जरिया बना रहा होगा। तो चलिए, दावे अपने अपने, लेकिन इन दावों के बीच में दम कौन भरता हुआ नजर आएगा, कल पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए, एग्जिट पोलों पर चर्चा भी है, प्रधानमंत्री की बैठकों और लेख पर भी चर्चा है, और इस चर्चा में आज हम भी शामिल हो जाते हैं। आज के पैनलिस्ट को अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सूर्य कुमार मैथिल जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मलिक जावेद अंसारी साहब है। इसके साथ ही साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी साव साहब है, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट बरखा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मलिक जावेद अंसारी साहब, आपके पास ही आ जा रही हूँ। क्यों लगता है आपको कि ये एक माइंड गेम है? प्रधानमंत्री ध्यान साधना के लिए गए, उसके बाद उन्होंने एक विजन देश के सामने रखा, वो 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये माइंड गेम है? का प्लान तैयार कर रहे हैं। 5 साल मांगे थे, 10 साल हो गए। क्या मिला देश को? नवनीत जी, 45 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ा है। डॉलर देखिए 84 पार हो गया। आज ही दूध के रेट फिर बढ़ गए हैं। टोल टैक्स के रेट आज ही बढ़ गए जैसे चुनाव खत्म हुआ। तो देश को क्या मिला है? कर्ज, देश पे कर्ज हो गया 205 लाख करोड़ का। और देश को क्या मिला है? गलवान जैसी घटनाएं मिली हैं। हमारा जो सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रहे हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने इंडिया की जमीन छीन ली है। तो मोदी जी ने काम कहाँ किया है? काम किया है कुछ लोगों के लिए, कुछ मित्रों के लिए। जनता तो आज भी भुखमरी में 111 नंबर पे 121 देशों की सूची में, तो जनता तो त्राही कर रही है। तो अंसारी साहब, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर जनता इसका हिसाब किताब देख लेगी। कल जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये जनादेश पर निर्भर करता है ना। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर वो बैठकें कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बैठक करता है, देश के नाम लेख लिखता है, तो ये माइंड गेम कैसे हो जाएगा? ये मुझे जरा समझा दीजिए। जनता को अगर उन्होंने धोखा दिया तो जनता हिसाब कर देगी, कल रिजल्ट सामने आ जाएगा। हिसाब होने वाला है। आपके माध्यम से मैं भाजपा के साथी से कहना चाहता हूँ, जो लड्डू आपने बनवाए थे कल के लिए वो आज ही बांट दीजिए, क्योंकि कल हम आपको लड्डू खिलाने वाले हैं। और कल खुशी का दिन है, जश्न मनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। भाजपा जाने वाली है और देश के अच्छे दिन तभी आएंगे जब भाजपा जाएगी। अब तो ऐसी हालत हो गई है देश की। अच्छा, मतलब ये नहीं बताएंगे आप कि माइंड गेम क्यों इसे कह रहे हैं, लेकिन ये आप जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी एग्जिट हो रही है। चलिए, अब सूर्य प्रताप जी, हमारे पास सीधे तौर पर सूर्य प्रकाश जी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जाने वाली है, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एग्जिट करने वाली है। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम लाविनी जी। और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं दाद देता हूँ अपने मित्र की, कितने बुरे हालात में भी वो कहते हैं ना कि हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए, दलदल ही सही पैर जमाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता और बर्फ बनने तक हाथ वो छलनी उठाए रखिए। तो छलनी उठा के रखो भैया, अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी आप देख लो। अब देखिए लावनी जी, अभी भी ये ना चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल के आए हैं। अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, तो इस प्रकार के ये मुद्दे जो हैं, जो गिना रहे हैं, इन मुद्दों को लगातार गिनाया गया है। 2.5 महीना लगातार चुनाव चला, चुनाव प्रचार चला। इन्होंने मछली और मटन और चिकन की खूब रेसिपीज जो है वो दिखाई। उसके अलावा खूब इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाका डालकर मुसलमानों को देने की कोशिश करी, SC ST के ऊपर डाका डालने की कोशिश करी। खूब इन्होंने कोशिश करी कि ये मुस्लिम समाज को ये बात कन्वे कर सके कि हम सत्ता में आएंगे तो हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके हिंदुओं की संपत्ति जो है वो आपको बांट देंगे। लेकिन भैया, देश का बहुसंख्यक जो है वो बहुत समझदार है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कुछ ऐसे चैनल जो लगातार मुखर होके 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो भी 400 पार अगर अपने सर्वे में दिखा रहे हैं, तो इनको अपनी जमीन टटोलने की आवश्यकता है। अंसारी साहब, जमीन टटोलने की जरूरत है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें आप लोगों ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। आज चुनाव आयोग ने भी सामने कह दिया कि देखिए भाई साहब, भ्रम मत फैलाइए, सब वैसे ही होगा जैसे होता आया है। तो परसेप्शन और रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग नैरेटिव, विपक्ष ऐसा करके करना क्या चाहता है? क्या हासिल हो जाएगा? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप 295 लेकर आ रहे हैं, तो फिर फेक नैरेटिव फैलाने का क्या पीछे उद्देश्य रहा? लावनी जी, हम फेक नैरेटिव नहीं चलाते। अभी भाई साहब ने छन्नी की बात की तो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है भाजपा के लिए। छाछ बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद।
और दूसरा, मेरे भाजपा के साथी से कहना चाहूंगा, हमारे घोषणा पत्र में न मंगलसूत्र था, ना भैंस थी और ना ही मुजरा था, लेकिन मोदी जी ने तो क्या क्या बोला। तो सब झूठ बोलने का काम भारत की झूठी पार्टी का है, हमारा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कोई भी धर्म के आधार पे वोट मांगेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी ने मांगे, अमित शाह ने मांगे, योगी जी ने मांगे, कोई कार्रवाई नहीं। मैनिफेस्टो तो आपका भी वैसा ही था ना, मुख्यमंत्री ने मांगे, मुसलमानों का जिक्र तो फिर राहुल गांधी भी करते हुए नजर आए, कर्नाटक का उदाहरण देते हुए तो बहुत सारे लोग नजर आए। अंसारी साहब, कौन सा उदाहरण, राहुल जी का कौन सा बयान है जो उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगे? भाई उन्होंने सीधे तौर पर कहा था ना कि इस पे आकलन किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी। आप क्लियर क्यों नहीं कर पाए इस बात को कि ये मुद्दा धर्म से जुड़ा नहीं है? आप क्यों ट्रैप में आ गए बीजेपी के? फिर अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसे मुद्दों को उठाया तो मौका तो आप ही ने दिया ना। हम कभी ट्रैप पे नहीं आए, हमने बेरोजगारी महंगाई पे चुनाव लड़ा है और देश में जो ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। काउंटर आंसर जल्दी से, काउंटर आंसर सूर्य प्रकाश जी दे दीजिए, फिर बाकी के दो मेहमानों के पास जाऊंगी। काउंटर आंसर जल्दी से। इस पूरे चुनाव में 4 शादी 40 बच्चे पैदा करने वाले हम दो, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर रखने वाले केवल रोजगार रोजगार चिल्लाते रहे। अब्दुल पंचर वाला रोजगार चिल्ला रहा था, कत्ताई रोजगार चिल्ला रहा था, नईम नाई रोजगार चिल्ला रहा था और सलीम रिक्शे वाला रोजगार चिल्ला रहा था। ना तो सुरेश ने चिल्लाया, ना रमेश ने चिल्लाया, ना भवानी ने चिल्लाया, ना सूर्या ने चिल्लाया रोजगार। लेकिन ये 4 शादी 40 बच्चे जो पैदा करते थे ना, तो जनसंख्या जिहाद फैलाते थे, उन लोगों ने खूब रोजगार रोजगार चिल्लाया। 5 किलो राशन भी ले रहे थे, आयुष्मान भी ले रहे थे, मकान भी ले रहे थे और साथ ही साथ ये झूठ मत बोलो, ये झूठ बोलना, नफरत फैलाना बंद कर दो। जनता ने आपको हरा दिया है, कल आप हारने वाले हो। झूठ बोलना बंद कर दो। और जो चलिए, कौन झूठा कौन सच्चा, इंतजार कर लेते हैं, सब इंतजार कर लेते हैं। अब धीरे धीरे देखिए ना, घड़ी घड़ी की सुइयां जो है उसी तरफ जा रही है, इंतजार कर लेते हैं। चलिए आइए जल्दी से, ठीक है, आप दोनों को मैंने बहुत मौका दिया। अब आइए जरा अश्विनी साहब जी को भी ले आते हैं और बरखा जी भी इंतजार करिए। अश्विनी साहब जी, आप तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। यहाँ पे बंगाल के हालात हमने देखे, आज ऐसी स्थिति आ गई कि आज 2 जगह पर रीपोलिंग भी हुई, क्योंकि बार बार ये कहा क्या गया, तस्वीरें सामने थी कि 7 चरणों में हिंसा होती रही। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से कह रही है कि इस बार बड़ा बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर मिरेकल कहीं दिखाई देगा तो वो पश्चिम बंगाल होगा। अश्विनी साहब जी, सर जी अनम्यूट कर लीजिए सर, जरा आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार, बोलिए सर, बताइए। बोल रहे हैं, जो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनको मैं पहला बात बोल रहा हूँ, कोई भी कटुक्त बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं, जो 40 माने बच्चे, ये गलत शब्द को ये लोग प्रयोग करते हैं। आज से नहीं, ये लोग बहुत सालों से ये लोग गलत बात को प्रयोग करने में ये लोग माहिर है। मैं पहला बात बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं 40 बच्चा पैदा, गलत बात है। और आप जानते हैं बच्चा, आप लोग हिंदू लोग में, मैं लोग जब छोटा था, हम लोग का, मेरा दादा व दादी, इन लोग का भी 6-7 सबका लड़का था, 2 लड़की 4 लड़का, ऐसा था हम लोग में भी। ऐसा कोई गलत बात किसी से नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का फायदा। चुनाव खत्म हो गए सर, चुनाव खत्म हो गए। अब ये जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, चुनाव खत्म हो गए सर। आप अपीजमेंट मत करिए, अब जरा मुद्दे पर आ जाइए। आप इस मुद्दे पर आइए जिस पर बात हो रही है। आप अपीजमेंट अब अगली बार करिएगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किस हालात में है सर? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार बहुत अच्छा मिरेकल करने वाली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मिरेकल होगा। एग्जिट पोल देखा है सर आपने पश्चिम बंगाल का? 36 एग्जिट पोल आप बनाते हैं। अच्छा, हम बनाते हैं। और जब हमने पश्चिम बंगाल में ही तृणमूल कांग्रेस को जीत के लिए जब एग्जिट पोल दिखाया था, वो भी हम बनाते हैं। वो सही था। नहीं अश्विनी साहब, नहीं देखिए, दो चीजें मत करिए ना सर। देखिए 21 में, नहीं सर, 2021 में आपने एग्जिट पोल क्या किए थे? सर दो चीजें लेकर मत चलिए ना।
जब पश्चिम बंगाल में 2 से ज्यादा नहीं उठने सका। पश्चिम बंगाल में जब ममता सरकार दोबारा बन रही थी, ये वही एग्जिट पोल्स थे जो ममता सरकार को जीत तक दिखा रहे थे। उस वक्त उस एग्जिट पोल पर आपने सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। सर, जनता भी देख रही है बहुत कुछ। चलिए, जीत रहा था, आपको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है, ये दिखा रहा था 2021 में, और बोले थे 200 पार। इस बार 200 पार मोदी जी ने यहाँ पर बोला, यहाँ पर 2 अंक नहीं उठने सका, 72 में जाकर अटक गया। बंगाल का जो मिट्टी है, इधर में आदमी बहुत बुद्धिमान आदमी है, इधर में जो दंगा लगाने वाला पार्टी को इधर में आदमी नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। इधर में आप मिराकल देखिएगा, इधर 40 सीट ना जाए टीएमसी का, 40 सीट ना जाए, 40 सीट मैं बोल के जा रहा हूँ इस चैनल में, ठीक है। 40 सीट्स आने वाली है। अच्छा, ठीक है, चलिए, इन सबकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो लड्डू तैयार हो रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश महतल जी वो कह रहे हैं 40 सीट्स। आपने 35 पार का एक टारगेट सेट किया था, हालांकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आप लगभग उसके करीब है, लेकिन यहाँ पर तो टीएमसी ये दावा कर रही है कि 40 सीट्स आने वाली है। लड्डू कहीं वापस ना ले जाना पड़े। सर बरखा जी, इसके बाद बस मैं आपके पास आ रही हूँ। काउंटर आंसर सूर्य प्रकाश जी, जल्दी से। जी लावनी जी, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और कमाल ये है कि फिर भी इनको यकीन नहीं है। आप देखिए, माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता दीदी आज किस प्रकार से बंगाल को बांग्लादेश बनाने पे तुली हुई है। लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठिया बनाकर बंगाल में बुला रही हैं, अपना जमाई बनाकर उनको जो है नकली फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और सरकारी सुविधाएं दिलवा रही है उनके आधार पर, और उनको अपना वोटर बना रही है। लेकिन CAA लागू करने के बाद और BSF का दायरा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने के बाद बंगाल के अंदर सनसनी फैल गई। और मैं आपको बता देना चाहती हूं, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30+ सीटें जीत के आ रही है। और ये जो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर रहे हैं, हमारी जो महिला कार्यकर्ता उनके संग सामूहिक बलात्कार इन्होंने पिछली बार भी किए थे जब चुनाव रिजल्ट आए थे उसके बाद। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस बार आपके माध्यम से, ये चेतावनी है हमारे कार्यकर्ताओं को, यदि चेतावनी देखिए, चेतावनी असल चेतावनी जो है और जो सावधान करता है वो जनादेश करता है। कुछ घंटों का इंतजार ही बाकी है। बरकत रेहान जी, अब आपके पास आ जाती हूँ। देखिए, हर जगह एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते आए हैं, ये इतिहास रहा है। सुदर्शन प्रबोधन ने जब कभी भी एग्जिट पोल देश के सामने रखा है, देश के माहौल की बात हो रही है, लोग एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष उस पर खूब बातें कर रहा है, बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है। आगे आने वाले समय में 2047 का विजन कैसा होगा, इसे लेकर देश के नाम एक लेख भी लिख दिया है, मन की बात भी साझा कर दी है। ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस का एक कुछ मजबूत आधार है, वो आधार क्या देख पाती हैं आप? आधार तो सिर्फ मोदी की गारंटी है, जो कि इंडियन वोटर, जो भारतीय वोटर के पास है, और ये जल्द कुछ ही घंटे बचे हैं, अभी सामने आ जाएगी। लेकिन जो महाठगबंधन है, इनको इतनी घबराहट, इतनी ज्यादा विचलित है ये कि ये हार स्वीकार तो करने वाले नहीं हैं। तो आरोप क्या क्या लगाने हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी है। ईवीएम को आप देख ही रही थी, कितने दिनों से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में। अब नए नए इनके पास नई नई बातें आती जाएंगी, क्योंकि हार ना तो ये स्वीकार करते हैं, दिक्कत इनकी ये है ना तो ये काम करते हैं, ना ये देश के लिए, देश हित में बात करते हैं, ना देश हित के लिए काम करते हैं, ना इनका कोई होमवर्क होता है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। इनके प्रधानमंत्री जो थे वो तो म्यूट रहते थे, अब ये प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो है वो 24/7 काम करते हैं, और उसी के विश्वास के ऊपर काम आधार है, जो कि काम दिखता है, काम बोलता है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, चाहे आप भारतीय और कितनी, चाहे वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करिए, चाहे राशन की बात करिए, चाहे जितनी भी ड्राइव्स हैं, जिससे स्वच्छ भारत की बात करिए, या कितनी भी ड्राइव्स की आप नाम लेते जाइए, तो मोदी जी ने काम करके दिखाया। मलिक साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे, मलिक साहब मुस्कुरा रहे, ऐसा क्या गलत लग रहा है बरखा जी की बात में आपको? मैं ये कह रहा हूँ, जो स्वच्छ भारत की बात कर रही है वो निर्मल भारत था, उसका नाम बदल के स्वच्छ भारत हुआ है। पहले भी सफाई हो रही थी और गांधी जी कर रहे थे सफाई आज से 100 साल पहले।
दूसरा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, मुझे बस ये बता दें, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी आप? आप मेरी यूनिवर्सिटी जानने से पहले अपने बारे में सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं, गांधी जी ने क्या किया, आप विशेषज्ञ बन के आई हो, कहीं पढ़ाई करी होगी तो यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। मलिक साहब, पहली बात तो व्यक्तिगत टिप्पणी न करे, कोई भी ना करे, ये ठीक नहीं है, किसी भी नहीं, कोई व्यक्ति। आप बातों का जवाब देना, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या की है, ये सवाल नहीं होना चाहिए आपसे। आप अगर उनकी बात से सहमत नहीं है तो अपनी आप असहमति दर्ज कराइए ना, किसी की क्वालिफिकेशन पर बात करना ये उचित नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे डिबेट में नहीं। व्यक्तिगत नहीं होना सर, प्लीज। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आइए, आप मुस्कुराए, ठीक है वर्षा जी, ओके, मैंने उनको रोक दिया, इस बात पे मैंने रोक दिया। आप मुस्कुराए, आपको आपत्ति थी कि शायद प्रधानमंत्री ने जो काम किया उसके बारे में बताती हुई बरखा तिरहन नजर आ रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने तुरंत कहा कि निर्मल भारत था, ठीक है, निर्मल भारत था, तो उस निर्मलता को देश की जनता 10 साल पहले तक क्यों नहीं समझ पाई थी? क्यों उसे स्वच्छ भारत समझ में आया, उसे निर्मल भारत क्यों नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। हाई कोर्ट ने कहा है मोदी सरकार 10 साल से गंगा साफ कर रही थी, 100 साल लगेंगे ऐसे साफ करने में, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो नहीं समझ में आया कि ये जो स्वच्छ भारत है ये कामयाब प्रोजेक्ट है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि 100 साल लगेंगे जिस तरह से मोदी सरकार काम करी है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। हमारे वक्त में गंगा की कम से कम 150 किलोमीटर की पूरी सफाई हो चुकी थी। सर अभी कुछ दिन पहले मैं काशी में मौजूद थी। एक सेकंड मलिक जावेद अंसारी साहब, मलिक साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इस देश की एक नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं काशी में, मेरी उपस्थिति थी कुछ दिन पहले, और काशी की एक एक घाट को जाकर मैंने देखा है, समझा है। आज से 13-14 साल पहले जब मैं वहां गई थी, वहां की तब के हालत और अब के हालत में बहुत अंतर हो चुका है। और ये बात केवल मैंने महसूस नहीं की है, एक सेकंड बरखा जी, मैंने केवल ये बात महसूस नहीं की है, वहां पर आने वाला हर एक भारतीय जो दक्षिण भारत से भी आ रहा है वो ये बात कहता हुआ नजर आया है। वो कहीं से सिखाया पढ़ाया हुआ नहीं था मलिक साहब, ये ग्राउंड की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा था कि ऐसे तो सफाई होती रहेगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कतई नहीं कहा था कि सफाई नहीं हो रही है। उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया को तेज करने की बात कही थी, उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि घाट अब भी खराब है और गंदे हैं। प्रक्रिया तेज करना और प्रक्रिया की शुरुआत हो जाना बहुत अंतर होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ बरखा जी, मुझे बार बार कहा जा रहा है, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। देखिए अब कुछ घंटे का ही वक्त रह गया है, 13.5 घंटे, 13.5 घंटे के इंतजार के बाद ही पता चल जाएगा कि इस बार वाकई क्या 2024 से 2047 तक मोदी ही मोदी या फिर बदल जाएगी सरकार। तो महज 13.5 घंटे के इंतजार और फिर ये पता चल जाएगा कि इस बार मोदी सरकार या बदल रही है सरकार। हालांकि मोदी जिस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से टॉप गियर में बैठकें हो रही हैं, जिस तरीके से जश्न की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से लेख लिखे जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल ऑन कॉन्फिडेंस में है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो हार मानने को तैयार नहीं, और वो ये कह रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो जब रिजल्ट का दिन आएगा यानी कल के दिन सब बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष 295 सीट्स के साथ सत्ता में आने वाला है। इन सब के बीच कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। मैं शायद आपके पास आना चाहती हूँ श्री प्रकाश मैथिल जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, एक तरफ विपक्ष, अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि किसी भी एग्जिट पोल में, खासतौर से कांग्रेस ने कहा था कि किसी भी एग्जिट पोल में वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि सभी एग्जिट पोल में हिस्सा लेते हुए नजर आए, और बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हम जनता का सर्वे लेकर आए हैं और जनता का सर्वे हमें 295 सीट से ला रहा है। राहुल गांधी भी 295 का जिक्र करते हैं, यहां पर विपक्ष भी 295 का जिक्र करता है। यानी उनका, अगर आप ये कहते हैं कि विपक्ष धोखे में है, अंधेरे में है, तो विपक्ष का एक कॉन्फिडेंस है सर, वो 295 पर अभी भी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप देखिए बदलने वाली ये तस्वीरें। आपको लगता है क्या कि जो एग्जिट पोल की तस्वीरें आई हैं वो आंकड़े बदल सकते हैं कल? धन्यवाद लावनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं ये समझता हूं कि ये इनका केवल और केवल शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं और कुछ नहीं। आप देखिए, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से ओए, ये पुरानी कहावत रही है कि जब आपने बबूल के ही पेड़ बोए हों, बबूल के बीज बोए हों, तो आपके पास आम कैसे मिलेंगे? वही हाल कांग्रेस का है, इंडी गठबंधन का है। इन्होंने लगातार
जो चुनाव लड़ा उस चुनाव से पहले भी इनका जो कंडक्ट रहा वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पे अड़ा रहा। आप पुराना भी टाइम उठा के देख ले तो लगातार, मैं वो मुद्दे गिनाना नहीं चाहता क्योंकि अब चुनाव पूरे हो चुके हैं और जनता ने अपना जो जनादेश है वो ईवीएम में बंद कर दिया है, वो कल हमें मिलेगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद भी इन्होंने हमले किए वो इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। जिस प्रकार से जमीन पर ये लोग एक दूसरे को ही काटते दौड़ रहे थे, एक दूसरे को ही मार रहे थे, गठबंधन के नाम पर नौटंकी कर रहे थे, वो जनता ने देखा। आप देखिए ना कि बिहार का एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव को इन्होंने पप्पू बना दिया, उनके पार्टी भी मर्जर करा ली, उनको टिकट भी नहीं दिया और वो टिकट कौन खींच के ले गया? आरजेडी ले गया। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में है, टुकड़े, मैं कहूं कि टुकड़े फेंके गए कांग्रेस के सामने कि खाना तो खा लो वरना जाओ भागो यहां से। हर जगह यही स्थिति रही और कांग्रेस दम भर रही है। और अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, वहां पर तो कांग्रेस और टीएमसी में खुद युद्ध हो रहा था जमीन पर। आप मुझे बताइए, अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या। मलिक साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि जनता भी बड़ी कंफ्यूज थी। आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ गठबंधन जैसा गठबंधन दिखाई नहीं दिया। यहाँ गठबंधन में गांठ गांठ नजर आई। आप कहीं पर गठबंधन में थे तो कहीं पर एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आ रहे थे। बंगाल में आप जिसका जिक्र किया जा रहा है, अभी बंगाल में यही हालात थे। आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल अलग नजर आती है। दिल्ली में आप साथ साथ नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें क्या जनता के लिए कंफ्यूजन भरी नहीं थी? फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप 295 लेकर आ रहे हैं? भरोसे की बात हो रही है, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। गठबंधन अंसारी साहब, बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। वो इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जैसे केरल है और पंजाब है, वहां भाजपा 3 में ना 13 में है। अगर हम गठबंधन में साथ लड़ते तो इनकी जमानत भी जब्त नहीं होती। कश्मीर में तो कैंडिडेट भी नहीं दे पाए। और दूसरा, प्रकाश भाई कह रहे थे कि चार बीवी 40 बच्चे। अरे भाई, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, 2 बीवी किसकी है? धर्मेंद्र भाजपा के सांसद थे और हेमा मालिनी अभी भी अंसारी साहब, जैसी 4 बीवियों देश में। तो इस तरह की बातें मत कीजिए, अनर्गल बयानबाजी बंद कर दीजिए। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता देश को, लेकिन पता लगता है आपका चरित्र कैसा है। बयानबाजी तो अब देखिए, आप करिए वो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनादेश हो चुका है, अब तो कल का खाली इंतजार हम कर रहे हैं। मैंने तो पूछा 3 में 13 की अगर आपने बात की तो फिर तो यहाँ तो हालात आपके साथ भी, उत्तर प्रदेश में ना आप 3 में ना 13 में, पंजाब में ना आप 3 में ना 13 में, बावजूद उसके यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन की बात कही ना। एक जगह पर एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आते हैं, एक जगह पर गलबैया करते हुए नजर आते हैं। तो यही तो थी क्रेडिबिलिटी की बात। आप ये भी नहीं क्लियर कर पाए कि गठबंधन का चेहरा कौन सा होगा। कम से कम एनडीए के पास एक चेहरा, एक मैनिफेस्टो, एक गारंटी तो थी। आपके पास क्या था? मलिक साहब। हेलो जी मलिक साहब, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे पास सैकड़ों नेता हैं जो मोदी जी से बेहतर काम करेंगे। और लवली जी, आप भी उनसे अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती हो। सर देखिए, आप भी उनसे सर ये तो इस ज्यादा देश की ज्ञानी हो, खूबसूरती है। ये तो इस देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही तो ताकत है कि वो किस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। लेकिन देखिए, सैकड़ों से बात नहीं बनती है। चेहरा एक होता है, गारंटी एक होती है, भरोसा एक होता है, विश्वास एक होता है, और वही यूनानिमस, वही एकता नजर नहीं आई। जल्दी से बरकत रहें। जी, मैं आपको तब भी बता रही थी, इन्होंने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। एक तो ये बहुत इंटरफियर करते हैं, प्लीज मेरी बात को नहीं वो ठीक है, आप बोलिए मैम, जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जनता ने मन बना लिया है, विकास के ऊपर वोटिंग हुई है, डेवलपमेंट के ऊपर वोटिंग हुई है, मोदी की गारंटी पूरे देश में दिख रही है। आप देश की बातें कर रहे हैं, मैं तो विदेशों की, पूरा विश्व आज भारतीय इलेक्शन पे उनकी आंखें टिकी हुई है। इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए लेफ्ट ने कितना पैसा पंप किया है। आखिर क्या नैरेटिव, एंटी इंडियन नैरेटिव डेवलप किया जा रहा था कंट्री में, सारी चीजें स्पष्ट सामने आ गई हैं। कितने यूट्यूबर्स को पैसे पंप किए गए, दिए गए पैसे, सारी चीजें सामने आ गई हैं कि कैसे एंटी मोदी बातें कही। आप एंटी मोदी कहते रहिए, आप एंटी इंडिया कहते रहिए, इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, अश्विनी साहू जी, कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अश्विनी साहू जी, क्या आपको जी
जी बोलिए, क्या आपको लगता है, मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, बरखा जी की बातें तो आपने सुन ली, उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मोदी का विरोध करते करते कई बार ये देखा गया कि आप देश का विरोध करने लगे, और देश का विरोध करना ही तो कहीं घातक नहीं साबित हो जाएगा? ये गलत बात है। पहला बात आप सुन लीजिए, जो मोदी का गारंटी बार बार बरखा जी बोले हैं, मोदी जी का गारंटी था 15 लाख रुपए अकाउंट में जाना, और मोदी जी का गारंटी था प्रत्येक साल में 2 करोड़ आदमी को जॉब दिलाना। मोदी जी का जो काम था डेवलप करना, और जो आदमी लोग अभी जो इतना मैंने भाव हो गया, पेट्रोल का दाम देखिए 106 रुपया हो गया, और आपका गैस का दाम इतना हो गया। पहले हम लोग का कांग्रेस का सरकार जो था, यूपीए सरकार, तब आप देखे थे 86 रुपया पेट्रोल मिलता था, अभी सब कुछ का भाव बढ़ गया। और बोल रहे हैं गारंटी, मोदी जी का गारंटी क्या था? मोदी जी का गारंटी था जो लोग छात्र लोग हैं, जो लोग को नौकरी नहीं है, उन लोगों को नौकरी देना। और 15 अरे साहब, आपने तो जो नौकरियां दी थी वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दी। आपने किस तरीके से नौकरियां दी थी, कैसे आपने सेंधमारी की थी, कैसे हिंदुओं का हक मारा गया था, इसे तो कोलकाता हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दिया। वहां मोदी थोड़ी पहुंचे थे रद्द करने के लिए। अश्विनी साहब, देखिए, बातें वो करिए जिस पर तर्क करने में भी अच्छा लगे। देखिए, पहली बात तो मैं फिर बोलूंगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अब आप लोग कितनी भी बयानबाजी कर लीजिए, कितना भी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस लीजिए, फैसला हो चुका है, और जो फैसला होने वाला है उसके लिए हमें कुछ घंटे का ही इंतजार करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कॉन्फिडेंस की हो रही है, बात कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आने वाले दिनों की तैयारी कर रही है, और एक तरफ विपक्षी गठबंधन है जो अभी सिर्फ आरोपों को बताने में ही लगा हुआ है, सिर्फ आरोप का दौर चल रहा है। तैयारी क्या है साहब? चलिए ठीक है, मान लेती हूं मैं, अश्विनी चलिए मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, मान लेती हूँ कि गठबंधन जीतने वाला है, क्या तैयारी है टीएमसी की? सर, लड्डू बनवाए हैं आप लोगों ने? लड्डू बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे? हम लोग तो अभी से चला रहे हैं। अच्छा, जश्न की तैयारी चल रही है सर। सर, अभी तक कोई विजुअल नहीं आए, जल्दी से मीडिया में उन विजुअल्स को दिखा दीजिए, कम से कम हम भी तो कहें कि विपक्षी गठबंधन तैयारी कर रहा है। चलिए, अंसारी साहब कुछ दिखा रहे हैं, कांग्रेस से अंसारी साहब कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, मिठाई का डब्बा दे रहे हैं अभी से ही। चलिए, मंगवा भी लिए हैं और कल आपके चैनल पे अंसारी साहब ने मिठाई अभी से दिखा दी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, देखिए, कल जब रिजल्ट के डब्बे खुलेंगे ना, उसके बाद ये जितनी भी मिठाइयां अगर उन्होंने बनवा भी रखी होंगी गलती से, तो वो सब ये भाजपा कार्यालय भिजवा देंगे। क्या है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, वो समझने की बात है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं और देश के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मुद्दे तो अब सारे खत्म हो चुके हैं, इलेक्शन पेटियां अब रिजल्ट कल देंगी, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर एक और नई चीज आपने देखी, चुनाव आयोग पर एक ऐसा आरोप इन्होंने लगाया था कि चुनाव आयोग भैया हमको डेटा नहीं दे रहा है कि कितना पोल हुआ कितना नहीं हुआ, जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ही सारा डेटा अपलोड हो जाता है सेम डे, और साथ ही साथ जो इलेक्शन एजेंट है उसको फॉर्म 17 भी लास्ट में दिया जाता है, जिस दिन इलेक्शन होने के बाद कितना पोल हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये सब जो चीज है ये है कि इनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। ये लोग किसी, मैं कहूं, टारगेट को लेके नहीं लड़े, ठीक है, सिर्फ इलेक्शन लड़े। ठीक है, जल्दी से अंसारी साहब एक जवाब दे दीजिए, फिर समाप्त करती हूँ बरकत रेहन की लास्ट कमेंट के साथ। हाँ, अंसारी साहब। नवनीत जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकतंत्र का पर्व है ये, सबको एंजॉय करना चाहिए, आपस में हम लड़ते रहते हैं, ये लड़ते रहेंगे, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, और जो भी परिणाम आएंगे वो देश को आगे बढ़ाने वाले होंगे सबके देश के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण दिन है। बरकत रेहन 20 सेकंड्स लास्ट कमेंट, फिर समाप्त। ओके, तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अभी से सेलिब्रेशन पूरे देश में शुरू हो चुका है। ठीक है, सेलिब्रेशन पूरे देश में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही देश स्वीकार करने वाला है। एनडीए ये दावे कर रहा है, हालांकि विपक्षी भी पीछे नहीं है, कह रहे हैं अब की बार नहीं है मोदी सरकार, क्योंकि बदल रही है सरकार। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए कल सुबह से ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा। 6 बजे से सटीक नतीजों के साथ, विश्वसनीय तस्वीरों के साथ आपके बीच आपका सुदर्शन न्यूज होगा। आज के रणक्षेत्र में हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं।
विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते।